नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम ऐसी कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी थोड़ा सा SME सेक्टर की है। टास्क द कॉइन कंपनी का नाम थोड़ा सा अजीब तरह का है। कंपनी बहुत छोटी है, जिसका अभी वर्तमान में अगर GMP देखें तो GMP इसका 90% चल रहा है। मतलब आपको लिस्टिंग पर डबल होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इतनी छोटी कंपनी IPO लेके आ रही है, SME सेक्टर की है। कंपनी IPO के जरिए मात्र 9 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। मात्र 9 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब कोई भी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से नहीं है। और कोटे की बात करें तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा हुआ है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो रिटेल भाई हैं, रिटेल भाइयों के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। कंपनी BSE में लिस्ट होगी और SME सेक्टर की कंपनी है। अब थोड़ा सा धंधे पर नज़र डालें कि यार ये कंपनी काम क्या करती है। तो काम क्या है इसका साथियों, कि ये एक तरह से मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस है इसका। मार्केटिंग एजेंसी है, जैसे कोई नई कंपनी है या किसी ने कोई नई कंपनी बनाई या कोई उसको मार्केटिंग करानी है, तो इसका क्या काम है उसमें कि कैसे प्रोडक्ट होंगे, कैसे उनकी डीलिंग होगी, कैसे उनका डिज़ाइन होगा। वो सब चीज़ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। डिजिटल में किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको इसको दिखाना पड़ेगा, क्या क्या है, इस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। अधिकतर जो चलन में भी है, हमारे कोई यूट्यूब चैनल बनाता है या कोई कुछ भी, तो वो अपनी मार्केटिंग वगैरह कराता है, तो उसका बेसिक मार्केटिंग का ही काम है, तो जो थोड़ा सा चलन में है। अगर कर्मचारी की बात करें तो वर्तमान में अभी कंपनी के पास में 43 कर्मचारी काम करते हैं। और ठीक है, अब कंपनी के ऑल ओवर ज़्यादातर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया, मतलब यहाँ से इसका ज़्यादा अधिकतर रेवेन्यू आता है। तो ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेटेड मतलब देश हैं वो यही हैं, वहीं से इसका रेवेन्यू आता है, वो ठीक है। थोड़ा सा IPO के बारे में बात कर लेते हैं कि IPO कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में खुला रहेगा। तो जो IPO है नेशनल पब्लिक ऑफर, वो 10 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 12 दिसंबर तक आप लगा सकते हैं। अलॉटमेंट की बात करें तो 13 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा। और रिफ़ंड की बात करें तो 16 दिसंबर को रिफ़ंड होगी। अगर आपको IPO लग जाता है तो 16 दिसंबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। IPO नहीं लगता है, 16 दिसंबर को रिफ़ंड हो जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 17 दिसंबर की इसकी लिस्टिंग है, मतलब 17 दिसंबर को ये लिस्ट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो लिंक्डइन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम है, उस पर लिस्ट होगा। अब कंपनी देख लें कब बनी थी। कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को ज़्यादा नहीं हुई, 3-4 साल पुरानी कंपनी है। IPO लेके आने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझने का इशू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 172 रुपये से लेकर 182 रुपये का प्राइस बैंड है। 600 शेयरों का एक लॉट है। एक लॉट लगाने के लिए आपको 1,09,200 रुपये जैसे लगाने पड़ेंगे। ये है इसका। अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर इसके तुम्हारा रेशमा बुधिया, सुधांशु बुधिया है और जय नारायण जैन है, इनके प्रमोटर है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है IPO से पहले ज़्यादातर जो होल्डिंग है 80% के आसपास थी, अभी जो 58% रह जाएगी। ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो रेशमा बुधिया, जिनकी 40% की होल्डिंग थी, 11% होल्डिंग बेच देंगे अपनी, तो 29% की होल्डिंग इनकी रह जाएगी। और जो तुम्हारा नारायण जैन है, उनके पास में 40% कंपनी की होल्डिंग थी प्रमोटर की, अब वो 11% अपनी होल्डिंग बेच देंगे, तो लगभग 29% उनकी होल्डिंग रह जाएगी। थोड़ा एसिड वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं। तो एसिड इसके 2022 की अगर बात करें तो जो इसके 2,43,00,000 रुपए के एसेट थे, बढ़ के 2023 में 4,50,00,000 के एसेट हुए। 2024 में 5,95,00,000 के एसेट इसके हो गए। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में जो इसका रेवेन्यू 3 करोड़ हुआ करता था, वो 2023 में बढ़ के 4,83,00,000 हो गया, और 2024 में इसका 5 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। हम बात करते हैं इसकी प्रॉफिट की साथियों, तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट 1,05,00,000 हुआ करता था, 2022 में बढ़ के 1,78,00,000 हो गया। और 2023 में 1,78,00,000 हो गया, और 2024 में जो इन्होंने अपना बताया वो 1,16,00,000 का इनका प्रॉफिट है। तो
प्रॉफिट तो थोड़ा सही है, मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। लेकिन थोड़ा सा एक कंसर्न का विषय ये है कि इतना आईपीओ लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों जता रहे हैं, पता नहीं। आरओसी आरओई के बारे में अगर नज़र डालें तो जिसका आरओसी है वो 27% निकल के आता है, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इसका 34% का निकल के आता है। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन जो होता है वो उसका 30% का निकल के आता है, जो थोड़ा ठीक ठाक है। और बात कर लेते हैं इसका पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, जो सब चीज़ निकालने के बाद बनता है, वो 23% का इसका पैट मार्जिन बनता है, तो ठीक है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इसका 8 का ईपीएस निकल के आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 25 की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो थोड़ा ठीक ठाक है। पी रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो इसका 27 का पी रेशो निकल कर 17 का पी रेशो निकल के आता है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इसका 2.5 का अर्निंग प्रति शेयर है, जो ठीक ठाक है। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें कि कंपनी अपनी क्या वैल्यूएशन मांग रही है, या आईपीओ के बाद में कंपनी ने अपनी क्या वैल्यू लगाई है कि भाई मेरी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो कंपनी ने अपनी वैल्यू 34 करोड़ रुपया लगाई है। 34 करोड़ के हिसाब से इसने अपनी वो दी है। होल्डिंग कम रह जाएगी, 58% रह जाएगी आसपास। अगर पर्पज़ ऑफ आईपीओ समझे कि यार आईपीओ लाने का आपका पर्पज़ क्या है, तो देखो पर्पज़ ये है कि इन्होंने जो बताया कि एक तो इन्हें ऑफिस खोलने हैं, मार्केटिंग का काम है, तो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ऑफिस वगैरह खोलने हैं। कुछ ये अपना ऐप वगैरह बनाना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज को इनमें पैसे की आवश्यकता है, उसमें लगाया। तो कुछ कंपनी वगैरह चलाने के लिए इन्हें कुछ फंड की आवश्यकता है, तो इसलिए आईपीओ लेके आ रहे हैं। एक तो ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि यार कंपनी में ऑल ओवर समझा तो क्या है। देखो कंपनी तो मतलब अगर बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखी जाए तो अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। आरओसी आरओई वगैरह के बारे में देखा जाए तो अच्छा नहीं। अगर इसके प्रॉफिट और रिटर्न नेटवर्थ की बात करें तो बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं, अच्छा है। और ऑल ओवर अगर पूरी बात को समझा जाए या मतलब उस चीज़ को देखा जाए तो ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। अब कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें जान लेते हैं। देखो अच्छी बात क्या है कि कंपनी का अभी 90% का जीएमपी चल रहा है। जीएमपी को आप देख कर आईपीओ ना लगाएं, जीएमपी एक अंदाज़ा मात्र है। तो ये केवल ये है कि चलो जो जीएमपी को एक अनुमान माना जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये है कि आपका 90% का जीएमपी चल रहा है, मतलब हो सकता है मार्केट की अगर सिचुएशन अच्छी रहे तो ये डबल भी हो सकता है। दूसरी क्या, बिजनेस मॉडल अच्छा है। तीसरा का पूरा फ्रेश इशू है, ये भी इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें हैं। और दो क्या कि जो भी कैश है वो अपने बिजनेस में ही लगाने वाले हैं, ये तो कंपनी के बारे में अच्छी बात हो गई। अब कंपनी के बारे में बुरी बात क्या है, बुरी बात देखो ये है, जो मुझे कंपनी के बारे में नेगेटिव लगी, आप आईपीओ में लगाना नहीं लगाना वो डिसीजन आपका है। मेरे को उसमें बुरी बातें क्या लगी हैं कि जो उसमें ज़्यादातर रेवेन्यू जो है ना इसका 5 कस्टमरों से आता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। भाई आप ऑल ओवर 5 ही कस्टमरों से आपका ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा, कल के दिन अगर कोई एक कस्टमर आपका बिगड़ गया या बदल गया या उससे ज़्यादा कहीं से कम मार्जिन पे माल मिलने लगा, या उन किसी ने बोल दिया कि अब मैं आपको मार्केटिंग प्रोवाइड करूँगा, आप एक काम करो मेरे से काम कराया करो, तो इन सब चीज़ें की दिक्कत है। देखो अधिकतर आपने देखा होगा साथियों कि एक तो पर्सनल सीए और एक पर्सनल डॉक्टर, ये बदलने तो मुश्किल होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप भी, मैं भी, या कोई और भी अपने पर्सनल डॉक्टर से अपनी वो बातें भी शेयर कर देता है जो वो ओपनली किसी से नहीं बोलना चाहता। और ऐसा ही आपने सीए के साथ में भी देखा होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनसे इंटरनली वो जो बातें होती हैं वो भी शेयर की जाती हैं कि यार मेरे पास इतना पैसा है, यहाँ से आया है, से पैसा का आने का सोर्स है, तो इसको थोड़ा सा टैक्स से बचाया जाए। लेकिन ये जो मार्केटिंग कंपनी है इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो वो तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ये सब चीज़ें हैं। एक तो जो टॉप बिजनेस है वो 5 कस्टमरों से आता है, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। दूसरा नेगेटिव क्या है कि होल्डिंग थोड़ी कम रह जाएगी, ये भी एक नेगेटिव है। तीसरी चीज़ क्या, बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब 34 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी, माइक्रो कैप, मतलब बहुत ही छोटी। इसमें तो बहुत रिस्क लेने वाले ही जो निवेशक हैं वही लगाएं। और ये चौथी जो मेरे को नेगेटिव चीज़ लगी वो ये है कि आईपीओ बहुत जल्दबाजी सी में ला रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी सी लगा रहे हैं आईपीओ लाने की कि
थोड़ा रुक के ला सकते थे। मतलब इतना कोई ज़्यादा 9 करोड़ रुपए की बात है, आप इतना तो रेज़ कर नहीं रहे हो कि आप 100 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए रेज़ करने। मात्र 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ तो आपके पास में एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है कि आपने कहीं और से पैसा जुटाएँ और उसे अपनी कंपनी में लगाएँ। बाद में कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसके बाद आप अपना बिज़नेस को लेके अपना शेयर मार्केट में आएँ। पर चूँकि बहुत छोटी कंपनी है, तो इसलिए साथियों मेरा पर्सनल तो यही है कि मैं थोड़ा-सा लिस्टिंग गेन के लिए देखूँगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन होने के लिए नहीं बोल रहा, एडवाइस मेरी आपको किसी भी शेयर को खरीदना या बेचने की नहीं है। आपको मैं जो कंपनी के बारे में जनरली बातें हैं, वो सब बता रहा हूँ। आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना, वो डिसीजन आपका होगा। आपके अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बिना पूछे या बिना बताए ना करें। किसी वित्तीय सलाहकार से लें जिससे आप जो फाइनेंशियली समझदार व्यक्ति हो, उससे पूछें, तभी आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं। आप किसी के भी बहकावे में आके, किसी के कहे में आके आईपीओ एप्लीकेशन ना लगाएं, ना ही अपना शेयर बाजार में नुकसान करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नुकसान कर लोगे साथियों। इंट्राडे बिल्कुल ना करें, एफएनओ बिल्कुल ना करें। ज़्यादातर हो सके हो तो स्विंग ट्रेड करें और निवेशक बने, ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस मार्केट में एफएनओ करने वाले जो है वो 95% लोग जो है वो लॉस में रहते हैं। ऐसा सेबी की एक डाटा बोलता है, और सेबी जो भी बोलती है वो अच्छी ही बोलती है। तो मेरे आपसे यही एडवाइजरी है कि आप एफएनओ ना करें, इंट्राडे ना करें, स्विंग ट्रेड करें करना ही है तो, या फिर एक साल, 2 साल, 3 साल के लिए निवेशक बने, ट्रेडर ना बने। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।